बायोलॉजी में साइंटिफिक लॉज की तादाद बहुत कम है। मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन्हीं कवानीन में से एक हैं। तो इस वीडियो में हम मेंडल के कवानीन को भी पढ़ेंगे और मेंडल जो है उसकी इब्तदाई तालीम के बारे में और किस तरह से उन्होंने किस मेथड से गुज़रने के बाद इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में या किन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में और किस तरह से इन लॉज तक वो पहुँचे उसे भी डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेंडल ने इब्तदा में माइस पे काम स्टार्ट किया था, बाद में उन्होंने जो है हनी बीज पे काम किया, फिर प्लांट्स में उन्होंने जो है ग्रीन पी जो गार्डन पी जो है उस पे जो है उन्होंने काम किया। तो मेंडल जो हैं बुनियादी तौर पे ये एक ऑस्ट्रियन मंक थे यानी राहिब थे, और इन्होंने स्कूल में बुनियादी तालीम यानी बेसिक एजुकेशन के साथ साथ एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग जो है वो भी हासिल की। इसके बाद ये हाई स्कूल में चले गए और फिर इन्होंने ऑलमर्ट्स फ़िलोसोफ़िकल इंस्टीट्यूट जो है वहाँ से भी स्टडी किया इन्होंने। 1843 के अंदर मेंडल जो हैं 21 ईयर्स के जब थे तो ये एंटर हुए अगस्टीनियन मोनास्ट्री में। मोनास्ट्री जो है वो एक तरह की इबादत की जगह होती है जहाँ पे राहिब जो हैं वो रहते हैं, और यहाँ पे इन्होंने जो है एज ए टीचर जो है कोशिश की एंड ये जो है इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने की, लेकिन इसके लिए जो बुनियादी टेस्ट था उसे ये पास ना कर सके। तो 1851 के अंदर ये मोनास्ट्री जो है उसे छोड़ के चले गए फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में मेंडल जो है दो प्रोफेसर्स से बहुत मुतासिर हुए। उनमें क्रिश्चियन डोपलर का नाम है। क्रिश्चियन डोपलर जो है उन्होंने मेंडल को इनकरेज किया कि वो मैथ को यूज़ करें, मैथमेटिक्स को, नेचर के जो बुनियादी मज़ाहिर हैं या कुदरती मज़ाहिर हैं उसे समझने के लिए। और फ्रांस अंजर जो हैं इन्होंने मेंडल को जो है मेंडल की दिलचस्पी पैदा की वेरिएशन इन प्लांट्स के अंदर या पौधों में जो फ़र्क है, डाइवर्सिटी है, उसकी काजेज़ क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। मेंडल ने उसके बाद जो है ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए 1856 से लेके 1863 के दरमियान जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जिनके नतीजे में उन्होंने लॉज बनाए। और ये जो वर्क था मेंडल ने 1866 में एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जो है उसे पब्लिश कराया। अब मेंडल जो है उन्होंने पी प्लांट को जो है क्यों चूज़ किया, इसकी कई वजूहात थी। एक तो ये है कि पी प्लांट में बहुत सी वेराइटीज़ होती हैं, कई करेक्टरिस्टिक्स इसमें जो हैं वो पाए जाते हैं जिनकी डिफरेंट जो है वेराइटीज़ हैं, 7 करेक्टरिस्टिक्स को जैसे इन्होंने स्टडी किया। इसके अलावा इस प्लांट का जो है वो शॉर्ट जनरेशनल टाइम है, यानी कम वक्त में ये तैयार हो जाता है। सीड जर्मिनेशन से लेके सीड प्रोडक्शन तक तकरीबन 60 से 70 डेज़ इसे लगते हैं। इसके अलावा इसके नतीजे में लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें एनालाइज किया जा सकता है, रिसर्च की जा सकती है। इसके अलावा इनमें कंट्रोल्ड पॉलिनेशन हो सकती है, यानी ये पी प्लांट जो होता है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है, लेकिन मेंडल ने जो है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। वो इस तरह से कि इसके इमेच्योर स्टेमन्स जो हैं उन्हें मेंडल रिमूव कर देता था और फिर जो है उस प्लांट पे किसी और प्लांट के जो पोलन्स होते थे उन्हें जो है उनके पाउडर को जो है उनकी डस्टिंग कर देता था, और इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन मेंडल ने करवाई। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास मेंडल ने किन किन कैरेक्टर्स को स्टडी किया। तो मेंडल ने पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। इनमें हर कैरेक्टर में ये खसूसियत थी कि एक उसमें जो है डोमिनेंट ट्रेट थी और दूसरी जो है रिसेसिव ट्रेट थी। डोमिनेंट ट्रेट से मुराद मेंडल की ये थी कि ऐसी ट्रेट जो दूसरी ट्रेट को जो है मास्क कर देती है, उसके असर को छुपा देती है, उसे हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। तो इसमें फ्लावर कलर को मेंडल ने स्टडी किया जिसमें पर्पल जो है वो डोमिनेंट था और वाइट जो है वो रिसेसिव था। सीड कलर यानी जो मटर होगा उसका रंग कैसे होगा इसने स्टडी किया। येलो जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है और ग्रीन कलर जो है वो इसमें रिसेसिव ट्रेट है। थर्ड इसमें करेक्टर है सीड शेप, के जो मटर होगा उसकी शेप कैसे होगी, वो गोल होगा यानी राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। राउंड इसमें डोमिनेंट ट्रेट है, रिंकल्ड जो है वो इसमें रिसेसिव ट्रेट है। इसके अलावा पॉड कलर यानी मटर की जो फली है उसका रंग किस तरह का होगा, अगर वो ग्रीन है तो डोमिनेंट ट्रेट है और येलो जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। इसके अलावा
मेंडल ने इसमें जो है पॉड शेप जो है उसको स्टडी किया कि अगर वो जो है फली जो है वो फूली हुई है तो उसे इन्फ्लेटेड कहा जाएगा। इसके अलावा वो कंस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है, और इन्फ्लेटेड जो है वो उसमें डोमिनेंट ट्रेट है। फ्लावर पोजीशन जो है उसे भी मेंडल ने स्टडी किया मटर के पौधे में। अगर फ्लावर जो है वो तना जो है उसके एक्सिस में है तो उसे हम जो है एक्सियल फ्लावर कहेंगे, और अगर वो तने या शाखें जो हैं उनकी चोटी पे है तो उसे हम टर्मिनल फ्लावर कहेंगे। तो यहाँ पे एक्सियल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है और टर्मिनल फ्लावर जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। इसके अलावा मेंडल ने स्टेम की जो लेंथ है उसको स्टडी किया। ये प्लांट्स जो हैं दो तरह के थे, टाल थे जिनमें तना जो है वो ज़्यादा उसकी लंबाई थी, और डवार्फ थे। टाल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है और डवार्फ जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। इसी तरह से जो है इनको हम जो है खसूसियात को जीन्स के ज़रिए जो है इनकी जीनोटाइप लिखी जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर डोमिनेंट है तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे और रिसेसिव के लिए हम लोअर केस लेटर्स यूज़ करेंगे। जैसे टाल के लिए हम जो है कैपिटल टी इसकी जीनोटाइप होगी, और डवार्फ के लिए जो है स्मॉल टी इसकी जीनोटाइप होगी। इसी तरह से अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इसकी जो है नोटेशन हम करेंगे या रिप्रेजेंटेशन। पर्पल के लिए हम जो है कैपिटल पी यूज़ करेंगे जीनोटाइप, और वाइट के लिए हम स्मॉल पी जीनोटाइप जो है उसे यूज़ करेंगे। इसमें यह भी है कि इसमें जो अपीयरेंस है जैसे जैसे फ्लावर का जो कलर है कि वो हमें किस तरह का नज़र आ रहा है, पर्पल है या वाइट है, तो इसे हम फिनोटाइप कहते हैं जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है। और जीन्स उसके किस तरह से हैं, जैसे पर्पल के लिए हम उसे शो करते हैं कैपिटल पी से, तो ये जो है इसकी क्या है कैपिटल पी इसकी जीनोटाइप है। यानी जेनेटिक मेकअप जो है वो जीनोटाइप होता है और फिज़िकल अपीयरेंस जो होती है किसी भी इंडिविजुअल की वो फिनोटाइप कहलाती है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है कि मेंडल ने जो है वो किस तरह से इसको स्टडी किया। मेंडल ने जो है ऐसे प्लांट्स यूज़ किए जो कि ट्रू ब्रीडिंग थे, यानी उनमें से आप जब भी कोई सीड्स लेंगे तो उन्हें जब भी आप प्लांट करेंगे उन सीड्स को, तो उन सीड्स से जो नया प्लांट बनेगा उसकी खसूसियात हमेशा वही होंगी जो उसके पेरेंट्स की थी। तो इस तरह से जो है, और क्रॉस पोलिनेशन क्योंकि मेंडल ने करवाई, और जो पोलन्स जिस प्लांट से मेंडल ने लिए ज़ाहिर है मेंडल को उसका पता था उसकी खसूसियात का, तो इस तरह से मेंडल जो है वो पेरेंटेज जो होती थी प्लांट्स की उसका उसे पता होता था, वो श्योर होते थे उनके बारे में। इसके अलावा मेंडल ने जो है ऐसे कैरेक्टर्स यूज़ किए या उनकी स्टडी की जो कि दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो वो या तो पर्पल होगा या फिर वाइट होगा। इसी तरह से अगर हम जो है सीड कलर की बात करें तो वो येलो होगा या ग्रीन होगा। सीड शेप की बात करें तो उसमें भी दो वेरिएशन है, वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। तो इस तरह से मेंडल ने ऐसे कैरेक्टर्स लिए जिनकी दो जो है अल्टरनेटिव डिस्टिंक्ट फॉर्म्स जो हैं वो पाई जाती थी। इसके अलावा हर एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने जो है क्रॉस पोलिनेशन करवाई दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के दरमियान। कंट्रास्टिंग मतलब जो मुतज़ाद थी, जैसे पर्पल एक प्लांट जो है एक जो है पर्पल फ्लावर प्लांट से सीड लिए और दूसरा प्लांट जो था वो वाइट सीड रखने वाला वाइट फ्लावर रखने वाला जो है प्लांट था। इसके अलावा ये प्लांट्स जो थे ये ट्रू ब्रीडिंग थे, यानी ये हमेशा जो है अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते थे, यानी ये होमोजाइगस थे अपनी ट्रेड्स या अपनी जीनोटाइप्स के हिसाब से। तो ये जो मेटिंग या क्रॉसिंग थी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ की, से जो है हाइब्रिडाइजेशन भी कहा गया। मेंडल ने जो है इन ट्रेड्स को जो है स्टडी किया P1 पी इसके बाद F1 और F2 तक इन्हें जो है एक्सपेंड किया, यानी उन्होंने अपने जो मुताला था या स्टडी थी उसे एक्सटेंड किया F2 तक। अगर ये अपने रिज़ल्ट को F1 पे ही रोक लेते तो मेंडल जो है उन नताइज तक ना पहुंच सकते जो उन्होंने अपने लाश की सूरत में जो है बाद में उन्हें जो है अखज़ किया।
मेंडल का मॉडल जो है इसके 4 निकात हैं। उससे पहले मेंडल के टाइम पे एक हाइपोथेसिस जो है वो फेमस था जिसे ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस जो है इससे ये मुराद थी कि जो जो दो पेरेंट्स होते हैं वो जो खसूसियात कंट्रीब्यूट करते हैं वो आपस में ब्लेंड होके एक नई खसूसियत में तब्दील होती हैं जो इंटरमीडिएट होती है। यानी इस हिसाब से अगर हम जो है ये जैसे हम जो है येलो पेंट और ब्लू पेंट जो है उसे जब मिक्स करते हैं तो उसमें हमारे पास जो न्यू पेंट बनेगा वो ग्रीन होगा। इसी तरह से अगर हम जो है पर्पल और वाइट फ्लावर जो हैं उन्हें हम आपस में क्रॉस करवा रहे हैं तो कोई उनके दरमियान का जो है कलर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा कि F1 जो है उसमें या कोई एक खसूसियत जो है उसका इजहार होता था, तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि ब्लेंडिंग का जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू नहीं है। इसके अलावा मेंडल ने जो है वो 4 निकात पेश किए। इनके मॉडल के 4 निकात हैं। पहला ये है कि कोई भी जो जीन होता है जो कि खसूसियत को कंट्रोल कर रहा होता है उसके अल्टरनेटिव वर्जन्स होते हैं। जैसे अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो उसके लिए अगर पी जीन हमारे पास मौजूद है तो उसके 2 वर्जन्स होंगे। एक तो उसमें जो है कैपिटल पी होगा जो कि पर्पल के लिए है, और एक उसमें जो है स्मॉल पी होगा जो कि वाइट के लिए है। तो ये जो है वर्जन्स ऑफ जीन्स जो हैं इसे हम क्या कहते हैं, अलील्स कहते हैं। यानी हर जो जीन है वो अपने वेरिएंट्स की फॉर्म में पाया जाता है। पहला फॉर्म जो है, पहला इसका जो पॉइंट है इनके मॉडल का वो ये था। दूसरा पॉइंट क्या है कि हर जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 अलील्स में से जो जो 2 अलील्स हर ऑर्गेनिज्म जो है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे यानी जब वो ज़ाइगोट होता है, इनहेरिट करता है, तो उन 2 में से एक जीन जो है वो फादर से आता है और एक जो है वो मदर से आता है। इसके अलावा ये जो 2 अलील्स हैं हर लोकस पे जो मौजूद होते हैं ये डिफ़र कर सकते हैं। इनमें से एक जो है वो डोमिनेंट होता है और एक जो है वो रिसेसिव होता है। डोमिनेंट जो होता है वो रिसेसिव के असर को छुपा देता है। नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट ये था जो कि मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी था कि ये जो 2 अलील्स होते हैं एक कैरेक्टर के लिए ये सेग्रीगेट हो जाते हैं जब उस इंडिविजुअल ने गमीट्स बनाने होते हैं। गमीट फार्मेशन के टाइम पे जो है ये जो 2 गमीट्स हैं ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और इनमें से हर अलील जो है वो किसी एक गमीट का हिस्सा बन जाता है। इसी को फिर जो है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा गया और इसे जो है हम स्टडी भी करेंगे। मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 2 तरह के प्लांट्स हैं। एक में पर्पल है फ्लावर कलर और दूसरे में वाइट है। पर्पल को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे और वाइट को हम जो है स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनसे जब हमारे पास F1 जनरेशन बनेगी जिसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। फीलियल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सन। तो उसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो हेट्रोजाइगस होगा, यानी उसकी जो जीनोटाइप है वो एक जैसी नहीं होगी। उसमें एक कैपिटल पी अलील आएगा और एक स्मॉल पी आएगा। और लेकिन इसका जो फ्लावर कलर है वो पर्पल होगा क्योंकि पर्पल जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है वाइट पे, या कैपिटल पी जो जीन है वो डोमिनेंट है स्मॉल पी पे। इनके जब हम इनका जब हम पुन्नेट स्केयर बनाएंगे F2 जनरेशन के अंदर, और ताकि हम जो है पॉसिबल कम्बिनेशन देख सकें ऑफ स्प्रिंग में गेमेट्स के, तो उसमें जो सेल्स बनाने होते हैं उसके जो है वो क्वेश्चंस आते हैं कि कितने सेल बनाने चाहिए। तो इसमें यह है कि जितनी ट्रेड्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं उसे हम 2 की पावर में रख देते हैं। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ट्रेड है तो हमारे पास एक इंडिविजुअल जो है उसके लिए हमें जो है एक इंडिविजुअल जो है वो 2 तरह के गेमीट्स बनाएगा। और क्योंकि 2 इंडिविजुअल्स के गेमीट्स को हमने जो है मल्टीप्लाई करवाना है तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आता है। तो इसमें हम जो है 4 सेल्स जो हैं पुन्नेट स्क्वायर के अंदर बनाएंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास 2 यहाँ पे ट्रेड्स होती हैं, जैसे हम फ्लावर
कलर को या हम सीड कलर को भी पढ़ रहे हैं और सीड शेप को भी पढ़ रहे हैं, जैसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में देखेंगे, तो फिर कितने सेल हम बनाएंगे उसे हम जो है 2 की, जब हम उसका फार्मूला लगाएंगे तो वो 2 की पावर 2 होगा जो कि 4 है। और दोनों इंडिविजुअल्स के जब हम गेमेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 आता है। तो उस केस में हम जो है 16 सेल्स बनाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 ट्रेड्स हैं तो फिर हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 3, यानी 8 गेमेट्स एक इंडिविजुअल के होंगे और दोनों के 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी 64। तो इस केस में अगर 3 ट्रेड्स हम पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर जो है हम 64 सेल्स बनाएंगे। इसके साथ साथ अगर एक ट्रेड को पढ़ रहे हैं किसी हेट्रोजाइगोट में तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, 2 ट्रेड्स हों तो डाई हाइब्रिड और 3 ट्रेड्स हों तो ट्राई हाइब्रिड। इसमें फिर अगर हम मज़ीद देखें तो ये हमारे पास एक पुन्नेट स्क्वायर है। इसके एक तरफ हम मेल गेमीट्स लिखते हैं, एक तरफ फीमेल। तो ये क्योंकि कैपिटल पी स्मॉल पी जीनोटाइप है तो दो तरह के गेमीट्स बनेंगे, कैपिटल पी और स्मॉल पी मेल में, और फीमेल में भी कैपिटल पी और स्मॉल पी। इन्हें जब हम जो है आपस में इनको जो है वो यूनाइट करेंगे तो हमारे पास 4 तरह के इंडिविजुअल पैदा होंगे या 4 तरह की जीनोटाइप्स आएंगी। एक है हमारे पास कैपिटल पी, और पहले हम जो है इस गेमीट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ। तो पहले कैपिटल पी, दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा कैपिटल पी स्मॉल पी, और फिर ये जो स्मॉल पी इसका गेमीट है इसे भी हम इन दोनों से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल पी स्मॉल पी आएगा। इन तीनों केसेस में जो फिनोटाइप होगी वो फ्लावर की पर्पल होगी, क्योंकि तीनों केसेस में कहीं ना कहीं जो है डोमिनेंट जीन यानी कैपिटल पी आ रहा है, तो वो रिसेसिव के जो असर है उसे छुपा देगा। और एक हमारे पास इंडिविजुअल जो है वो होगा हमारे पास स्मॉल पी यानी वाइट। तो इस तरह से हमारे पास जो है मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसके नतीजे में फिनोटिपिक रेशो की अगर हम बात करें तो वो 3:1 होती है, यानी 3 इंडिविजुअल डोमिनेंट ट्रेट वाले होते हैं और एक इंडिविजुअल जो है हमारे पास रिसेसिव ट्रेट का होता है। अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप जो है हमारे पास उसमें 1:2:1 है, यानी एक उसमें जो है कैपिटल पी है। दो इंडिविजुअल जो हैं वो ऐसे होंगे जो हेट्रोजाइगस ट्रेट के होंगे और एक इंडिविजुअल जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो इसकी फिनोटिपिक रेशो 3:1 है और जीनोटिपिक रेशो जो है वो 1:2:1 है। नेक्स्ट हमारे पास है मेंडल का लॉ ऑफ जो है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। पुन्नेट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? ये एक हैंडी डायग्राम है जिसके ज़रिए से जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अलीलिक कंपोजिशन ऑफ ऑफस्प्रिंग एज अ रिज़ल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ नोन जेनेटिक मेकअप, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स के दरमियान क्रॉस हमने करवाया है जो कि ट्रू ब्रीडिंग थे, जिनकी जीनोटाइप हमें पता थी, और उनसे ऑफस्प्रिंग की अलीलिक कंपोजिशन क्या बनेगी उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी पेशीन गोई कर सकते हैं पुन्नेट स्क्वायर के ज़रिए। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में जो है मेंडल ने क्या किया कि एक की बजाय दो कैरेक्टर्स जो हैं उन्हें स्टडी किया एट सेम टाइम, और ऐसे क्रॉस को हम जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने एट अ टाइम जो है सीड कलर को स्टडी किया कि वो येलो है या ग्रीन है, और सीड शेप को स्टडी किया कि वो राउंड है या रिंकल्ड है। मेंडल ने इससे पहले जो है वो सेपरेट क्रॉसेस भी कराए थे हर ट्रेड के, तो उन्हें पता था कि येलो जो है वो डोमिनेंट होता है ग्रीन पे, और इसी तरह से राउंड सीड शेप जो है वो डोमिनेंट होती है रिंकल्ड पे। तो इसके नतीजे में मेंडल ने जो है एक क्रॉस करवाया येलो राउंड और रिंकल्ड ग्रीन के दरमियान। तो जो F1 में तमाम हमारे पास इंडिविजुअल आएंगे वो येलो राउंड होंगे, क्योंकि ये ट्रेड्स जो हैं ये दोनों डोमिनेंट होती हैं। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो ये मेंडल का क्रॉस था, इन्होंने येलो राउंड और रिंकल्ड ग्रीन जो है उनके दरमियान क्रॉस करवाया। तो इस तरह से फर्स्ट जनरेशन में या पेरेंटल जनरेशन में गेमीट्स बनेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, और इधर होंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर।
जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो इसमें बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। ये एक डाई हाइब्रिड है क्योंकि दो कैरेक्टर्स जो हैं उनके हिसाब से हेट्रोजाइगस है। और इसकी जो फिनोटाइप होगी हमारे पास वो आप इसकी शेप से भी देख सकते हैं कि राउंड येलो होगी। इसके बाद जो है इससे जो है हमारे पास कितनी तरह के गमीट्स बनेंगे वो हम ट्रेड्स से जो है देख सकते हैं। हमारे पास दो ट्रेड्स हैं, तो जब हम उनका स्केयर लेंगे टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा तो 4 टाइप्स ऑफ गमीट्स इसमें बनेंगे, जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं पुनेट स्केयर के ऊपर भी। तो इसमें ये जो है 4 टाइप्स के गमीट्स बनेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर है, इसमें कैपिटल वाई स्मॉल आर है, इसी तरह से स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। इधर भी जो है इसी तरह से गमीट्स बनेंगे और इन्हें हम जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम जो नंबर 1 पे यहाँ पे गमीट है कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसको इन सब से जो है बारी बारी जो है मल्टीप्लाई करेंगे और उसके हर रिज़ल्ट को किसी एक सेल के अंदर लिखते जाएंगे। जैसे फर्स्ट है कैपिटल वाई कैपिटल आर और इधर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर इसका रिज़ल्ट होगा जो कि येलो राउंड है। इसी तरह से जो है इसे हम जो है बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई करके और उनके नताइज जो हैं वो यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम सेकंड रो पे या सेकंड के मीट पे आ जाएंगे जो कि हमारे पास है कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो उसे हम जो है इसी तरह से बारी बारी इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके नतीजे को सेकंड रो के अंदर आके हम जो है हर सेल के अंदर लिखते जाएंगे। इस तरह से जब हम मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा कि 9 हमारे पास राउंड येलो होंगी फिनोटाइप्स, 3 हमारे पास जो है वो येलो रिंकल्ड होंगी जो कि नॉन पेरेंटल है। पेरेंट में येलो राउंड थी, यहाँ पे हमें येलो रिंकल्ड फिनोटाइप देखने को मिल रही है लाइक दिस। और ये जो है जाहिर करता है कि क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन हुई है मेटाफेज पे वो इंडिपेंडेंट है, यानी एक खसूसियत जो है यानी जैसे सीड कलर है उसकी जो मुंतकली है या ट्रांसफ़र है वो उससे इंडिपेंडेंट होता है, सीड शेप से इंडिपेंडेंट होता है। इसी वजह से हमें जो है ये रिकम्बिनेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। 3 इंडिविजुअल्स हमारे पास येलो राउंड होंगे, इसी तरह से 3 इंडिविजुअल हमारे पास ग्रीन राउंड होंगे। 3 इंडिविजुअल येलो रिंकल्ड हैं, 3 हमारे पास ग्रीन राउंड हैं। ग्रीन राउंड जो है वो भी हमारे पास रिकम्बिनेंट टाइप है, पेरेंट्स के अंदर ये जो है मौजूद नहीं थी। और एक इंडिविजुअल हमारे पास यहाँ पे जो है होगा ग्रीन रिंकल्ड। तो इस तरह से हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशियो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के लॉ के नतीजे में आती है वो है 9-3-3-1 की, जिसमें 9 इंडिविजुअल्स राउंड येलो हैं, 3 जो हैं वो हमारे पास येलो रिंकल्ड हैं, 3 ही हमारे पास इसमें ग्रीन राउंड हैं और 1 जो है वो ग्रीन रिंकल्ड है। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट मेंडल का। इसमें मेंडल ने जो है F2 के अंदर जो रिजल्ट्स आए उनमें हमारे पास 9 येलो राउंड, 3 येलो रिंकल्ड, 3 ग्रीन राउंड और 1 रिंकल्ड ग्रीन इंडिविजुअल। इसी तरह से मेंडल ने यह भी इससे जो है कंक्लूड किया कि 2 और मोर जीन्स जो हैं असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। रिकम्बिनेंट टाइप्स हमें इसीलिए मिलती हैं कि जो मुख्तलिफ खसूसियात के हाँ जीन्स होते हैं वो एक दूसरे की जो ट्रांसफ़र है या ट्रांसफेरेंस है इनटू गमीट्स उस पर असरअंदाज नहीं होते। ईच पेयर ऑफ अलील सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर पेयर ऑफ अलील ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन। ये लॉ जो है ये इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लकीली मेंडल जो है उन्होंने जिन खसूसियात पे काम किया वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे थी, तो इसलिए उन्हें जो है हमेशा इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ही जो है वो उन्होंने हासिल की। लेकिन इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का जो लॉ है वो कुछ खसूसियात जो है वो लाजमी हैं इसकी एप्लीकेशन के लिए। नंबर 1 उनमें क्या है कि जीन्स जो हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे मौजूद होने चाहिए, यानी डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके जीन्स तभी इंडिपेंडेंटली असार्ट होंगे अगर वो मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं। अगर वो एक ही होमोलोगस पेयर पे हैं तो वो
उनकी जो असार्टमेंट है वो डिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी। या फिर एक ये सूरत हाल हो सकती है कि ये जो जीन्स हों ये क्रोमोसोम पे वेरी फार अपार्ट हों, यानी एक दूसरे से बहुत दूर मौजूद हों, फिर भी इनकी इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के चांसेस हैं। अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब होंगे तो ये लिंक्ड जीन्स में आ जाएंगे और इनकी जो असार्टमेंट है वो डिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी। ये मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है। कुछ और टर्म्स जो है इससे रिलेटेड, कैरेक्टर को हमने डिस्कस किया। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर एक हेरिटेबल फीचर है जो कि वेरी कर सकता है अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज़। जैसे कि अगर हम फ्लावर कलर की बात करें या पी प्लांट के अंदर हमने जितनी खसूसियात की बात की, फ्लावर कलर है, सीड शेप है, सीड कलर है, ये सब कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर की जो वेरिएशंस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। ये फ़र्क है ट्रेट और कलर कैरेक्टर के दरमियान। यानी फ्लावर कलर हमारे पास एक कैरेक्टर है और उस कलर के हमारे पास दो मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, या तो वो पर्पल हो सकता है या वाइट हो सकता है, इसे हम वेरिएंट कहते हैं। तो ये जो वेरिएंट हो सकते हैं किसी कैरेक्टर के, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। इसके अलावा टेस्ट क्रॉस क्या है? एक हमारे पास इंडिविजुअल जिसकी जीनोटाइप फिनोटाइप, ऐसा इंडिविजुअल जिसकी फिनोटाइप डोमिनेंट होती है, हमें ये पता नहीं होता कि उसकी जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। मिसाल के तौर पे अगर कोई फ्लावर जो है पी के अंदर, पी प्लांट के अंदर उसका कलर जो है पर्पल है, तो उसकी दो जीनोटाइप्स हो सकती हैं, या तो वो कैपिटल पी होगा या फिर कैपिटल पी स्मॉल पी हो सकता है। तो इनमें से कौन सी जीनोटाइप वो रखता है, वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इसको देखने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या है? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन जीनोटाइप। ऐसे इंडिविजुअल की जीनोटाइप मालूम करने के लिए किया जाता है जो कि अननोन होती है, जिसका हमें पता नहीं होता। तो फिर इसमें हम जो है क्रॉस करवाएंगे एक ऐसे इंडिविजुअल का जिसकी डोमिनेंट फिनोटाइप है, जैसे यहाँ पे हमने पर्पल फ्लावर कलर की बात की, और एक ऐसे इंडिविजुअल का जिसकी रिसेसिव फिनोटाइप है, यानी वाइट जो है, वाइट फ्लावर्ड प्लांट के दरमियान हम क्रॉस करवाएंगे। अगर तमाम ऑफ स्प्रिंग जो है वो डोमिनेंट ट्रेट के साथ या डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ प्रोड्यूस होते हैं, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि हमारे पास जो इंडिविजुअल है वो क्या है? होमोजाइगस है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कैपिटल पी था और उसका हमने क्रॉस करवाया स्मॉल पी के साथ, तो इसी सूरत में ही तमाम इंडिविजुअल जो हैं वो डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ पैदा होंगे, क्योंकि इस सूरत हाल में जो हमारे पास जीनोटाइप बनेगी वो होगी कैपिटल पी स्मॉल पी, जो कि पर्पल फ्लावर कलर के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट, अगर हाफ स्प्रिंग, इसमें नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हमारे पास हाफ ऑफ द ऑफ स्प्रिंग जो है उसकी डोमिनेंट फिनोटाइप हो और हाफ ऑफ द इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी रिसेसिव फिनोटाइप हो, तो फिर ये जो टेस्ट किया जाने वाला इंडिविजुअल है या हमारा इंडिविजुअल ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी जीनोटाइप जो है वो हेट्रोजाइगस है। इसे हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कैपिटल पी स्मॉल पी यानी पर्पल फ्लावर्ड कलर प्लांट जो है उसका हमने क्रॉस करवाया स्मॉल पी के साथ, तो फिर ही हमें दो तरह के इंडिविजुअल्स मिल सकते हैं, डोमिनेंट ट्रेट के साथ भी और रिसेसिव ट्रेट के साथ भी। मिसाल के तौर पे जब ये कैपिटल पी स्मॉल पी के साथ यूनाइट होगा तो हमारे पास जो जीनोटाइप आएगी वो होगी कैपिटल पी स्मॉल पी यानी पर्पल कलर, और इसी के साथ जब ये स्मॉल पी जो है स्मॉल पी के साथ जाके मिलेगा तो हमारे पास जो जीनोटाइप होगी वो हो जाएगी स्मॉल पी जो कि वाइट कलर के लिए है। तो दोनों फिनोटाइप्स यानी पर्पल और वाइट हमें सिर्फ उसी सूरत में मिल सकती हैं जब इंडिविजुअल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हेट्रोजाइगस हो उस ट्रेट